हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करेंगे। जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए। पहले मुझे बताइए, कल जो क्वेश्चंस दिए थे उनमें से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या क्वेरी है किसी बच्चे की? नहीं है। चलिए, तो आज से बच्चों हम लोगों को लॉ के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करना है। लॉ का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है डिक्लेरेशन इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या नाम है चैप्टर नंबर 8 का? चैप्टर नंबर 8 का नाम है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो आज से हम चालू करेंगे चैप्टर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कर दे क्या स्टार्ट? जल्दी से बताइए। चलिए, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हम स्टार्ट करें बच्चों, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 का नाम है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अच्छा बच्चों, मेरी बात सुनना ध्यान से। हर चैप्टर के अंदर फिक्स नंबर ऑफ सेक्शन होते हैं। लास्ट चैप्टर में थे सेक्शन 88 से लेकर 122 तक। लास्ट चैप्टर में कहां तक सेक्शन थे? लास्ट चैप्टर में सेक्शन थे सेक्शन 88 से लेकर 122 तक। अब इस चैप्टर में कहां तक सेक्शन हैं? इस चैप्टर में बच्चों सेक्शन हैं 123 से। भाई लास्ट चैप्टर 122 पे खत्म हुआ, तो इस चैप्टर में सेक्शन आ गए 123 से लेकर 127 तक। तो इस चैप्टर में कहां तक सेक्शंस हैं? 123 से लेकर 127 तक। ठीक है, टोटल सेक्शन ही कितने हुए? 5 तो टोटल सेक्शन ही है इस चैप्टर में। ठीक है। अच्छा, अब हर चैप्टर में रूल्स बने हुए होते हैं, यहां भी रूल्स बने हुए हैं। तो कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014, ये पूरे रूल्स हमने पढ़ने नहीं है। इन रूल्स में सिर्फ एक रूल हमारे सिलेबस में, रूल 3। इन रूल्स का सिर्फ एक रूल हमारे सिलेबस में, विच इज रूल 3। रूल 3 के अलावा इन रूल्स का कोई भी रूल हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर बोल रहा हूं, रूल 3 के अलावा कोई भी रूल हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, वो ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तब देख लेंगे। बेटा आज की क्लास में सबसे पहले तो ये समझना है डिविडेंड होता क्या है। बेटा डिविडेंड की डेफिनेशन छोड़ो, पहले डिविडेंड का मीनिंग समझो। कंपनी को बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, तो कंपनी अपने प्रॉफिट का जो पार्ट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उसको हम डिविडेंड बोलेंगे। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स का जो पार्ट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट पार्ट विल बी कॉल्ड एज डिविडेंड। तब अगर आप मेरे से पूछोगे डिविडेंड क्या है मीनिंग के हिसाब से, तो डिविडेंड रेफर्स टू that part of profits of company, that part of profits of company which has been distributed to shareholders of the company, which has been distributed to shareholders of company। कंपनी के डिविडेंड का जो पार्ट हमने शेयर होल्डर्स को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे। तो अगर आप इनसे पूछोगे कि डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट्स का वो पार्ट है विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। समझ में आया? अब आगे समझना बेटा। अब डिविडेंड की लीगल डेफिनेशन क्या है? लीगल डेफिनेशन बाद में समझेंगे। अब पहले डिविडेंड के दो टाइप होते हैं, एक फाइनल डिविडेंड होता है और एक इंटरिम डिविडेंड होता है। पहले तो समझो फाइनल डिविडेंड क्या होता है और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। सर फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो एजीएम में डिक्लेयर होता है ईयर एंड पे, और ईयर एंड पे डिविडेंड डिक्लेयर करने के अलावा अगर कंपनी का मन है तो कंपनी साल के बीच में भी डिविडेंड पे कर सकती है। तो साल के बीच में जो डिविडेंड पे होगा वो तो इंटरिम डिविडेंड है, और जो डिविडेंड ईयर एंड पे एजीएम में पे होगा एनुअल जनरल मीटिंग में, वो फाइनल डिविडेंड है। अब देखो सुनना, फाइनल डिविडेंड प्रपोज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं कि देना है, लेकिन डिक्लेयर होता है एनुअल जनरल मीटिंग में बाय पासिंग हुआ। लेकिन इंटरिम डिविडेंड प्रपोज भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करते हैं और डिक्लेयर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करते हैं, ध्यान रखना। तो आज आप मेरे से पूछो फाइनल डिविडेंड क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? फाइनल डिविडेंड प्रपोज कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो फर्स्टली डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड को रिकमेंड करता है, और उसके बाद फिर एनुअल जनरल मीटिंग में ओआर पास करके वो डिक्लेयर हो जाता है। द मेंबर्स इन द एजीएम में डिक्लेयर द डिविडेंड बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यहां तक क्लियर है?
मतलब इंटरिम डिविडेंड में क्या होगा, ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहला इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होगा, या रुको ऐसे नहीं लिखते, सबसे पहला इंटरिम डिविडेंड पेड होगा एट ईयर एंड, साल के एंड में पे होगा। इंटरिम डिविडेंड को प्रपोज कौन करेगा, प्रपोज तो करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और फिर डिक्लेयर कहां होगा, डिक्लेयर होगा इन एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग ओवर, एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। यहां तक क्लियर है। अच्छा, मेरा एक सवाल आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड प्रपोज किया 15%, 15% का डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया कि भाई हम पे करेंगे, तो क्या एनुअल जनरल मीटिंग में इस रेट को चेंज कर सकते हैं? तो लॉ बोला बोर्ड ने जो रेट प्रपोज करी है एनुअल जनरल मीटिंग में उस रेट से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता, लेकिन उस रेट से कम हो सकता है। लेकिन अगर बोर्ड ने मान लो डिविडेंड प्रपोज किया 15%, एजीएम में हम बोल रहे हैं कि 15% की रेट को बढ़ा के 16% कर देते हैं या 17% कर देते हैं या 18% कर देते हैं, तो वो अलाउड नहीं है। लेकिन मान लो बोर्ड ने डिविडेंड प्रपोज किया 15% और हम एजीएम में बोल रहे हैं कि उस रेट को कम करके 10% या 12% कर देते हैं, तो कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि बोर्ड ने डिविडेंड प्रपोज किया लेकिन एजीएम में शेयर होल्डर्स डिविडेंड डिक्लेयर करने से मना कर दें, यह भी पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, ध्यान रखना, द मेंबर्स में रिड्यूस द रेट, कम भी कर सकते हैं, और रिड्यूस द रेट और अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, बट दे कैन नॉट इंक्रीज इट। बोर्ड ने जो रेट रिकमेंड करी है मेंबर्स उस रेट को कम कर सकते हैं लेकिन उस रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया बेटा फाइनल डिविडेंड। अगर अब हम बात करें किसकी, इंटरिम डिविडेंड की बात करें, तो इंटरिम डिविडेंड सबसे पहली चीज डिक्लेयर्ड इन बिटवीन द ईयर होता है, साल के बीच में डिक्लेयर होता है, डिक्लेयर इन बिटवीन द ईयर होता है। और दूसरी चीज इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड प्रपोज्ड, दोनों एक ही जने को करने, डिक्लेयर्ड एंड प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता है और इंटरिम डिविडेंड प्रपोज भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता है। बोलिए आया, बोलिए आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर है? तो देखो यहां लिखा हुआ भी है इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड, यहां तक क्लियर है। अब बेटा अगर हम डिविडेंड की डेफिनेशन पर आए तो डिविडेंड की डेफिनेशन है सेक्शन 2 के क्लॉज 35 में। डिविडेंड की डेफिनेशन कहां है, सेक्शन 2 के क्लॉज 35 में। अब सेक्शन 2 का क्लॉज 35 डिविडेंड की क्या डेफिनेशन बताता है, सिर्फ 4 वर्ड की डेफिनेशन। वो बोलता है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। पर इस डेफिनेशन का इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। इस डेफिनेशन का मतलब ये हो गया कि डिविडेंड में फाइनल डिविडेंड तो आता ही है, पर डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं भी वर्ड अगर डिविडेंड यूज हुआ तो उसमें इंटरिम डिविडेंड इंक्लूडेड रहेगा। तो इसका ओवरऑल इंटरप्रिटेशन ये होता है, जो सारे लीगल प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड के लिए अप्लाई होंगे वही सारे लीगल प्रोविजंस इंटरिम डिविडेंड के लिए भी अप्लाई होंगे। अब मैं आपको बहुत सारे लीगल प्रोविजंस पढ़ाऊंगा फाइनल डिविडेंड से रिलेटेड, तो जो सारे लीगल प्रोविजन में आपको फाइनल डिविडेंड से रिलेटेड पढ़ाऊंगा वो सारे लीगल प्रोविजन इंटरिम डिविडेंड के ऊपर भी अप्लाई होंगे। ये इस डेफिनेशन का इंप्लीकेशन है, इसलिए दिस डेफिनेशन इज कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब अगर हम डिविडेंड की डेफिनेशन पर आए तो यहां पे लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड। तो क्या लिखा है, डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड, और ये डेफिनेशन कहां गिवन है, सेक्शन 2 के क्लॉज 35 में। इसका इंप्लीकेशन क्या है, ऑल द लीगल प्रोविजंस, ऑल द legal provisions, all the legal provisions applicable to final dividend, applicable to final dividend shall also apply to interim dividend, shall also apply to interim dividend। जो सारे प्रोविजंस किसको लगते हैं, फाइनल डिविडेंड को लगते हैं, वही सारे प्रोविजंस इंटरिम डिविडेंड को भी क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। तो डिविडेंड की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड
एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 35। बोलिए आ गया सभी बच्चों को, नहीं आ गया? यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़ते हैं। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब आती है, अब मेन सेक्शन चालू हो रहा है। सबसे पहला 123। देखो मैं आपको बता दूं 124, 125, 126 और 127 कोई बहुत ज्यादा समझने वाले सेक्शन नहीं है। एक्चुअली में इस चैप्टर का जो सबसे मेन सेक्शन है वो यही है 123। 123 में डिविडेंड को पे करने की कंडीशंस गिवन है। जब सेक्शन 123 में जितनी कंडीशंस गिवन है वो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ही कंपनी डिविडेंड पे कर पाएगी, और अगर सेक्शन 123 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इधर देखिएगा, सबसे पहला आता है सोर्सेज ऑफ डिविडेंड क्या होंगे। अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो डिविडेंड देने का पैसा कहां से आएगा? तो लॉ बोला डिविडेंड देने के 3 सोर्सेज हैं। या तो आप करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे दो, या करंट ईयर के प्रॉफिट में से नहीं देना चाहते, आपके पास कोई पास्ट ईयर का प्रॉफिट है। पास्ट ईयर का प्रॉफिट मतलब नहीं, यही गलती करते हैं आप। पास्ट ईयर का प्रॉफिट रिजर्व नहीं होता। सोर्सेज ऑफ डिविडेंड में कहीं रिजर्व नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना। सोर्सेज ऑफ डिविडेंड है या तो करंट ईयर का प्रॉफिट या पास्ट ईयर का प्रॉफिट। पास्ट ईयर का प्रॉफिट मतलब पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस शीट के अंदर पीएनएल का जो भी क्या आ रहा होगा, क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। आप सबको बताए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होते हैं, जो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में आता है। तो आप डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट से दे सकते हैं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट से दे सकते हैं। पास्ट ईयर प्रॉफिट का मतलब हो गया पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, या फिर आप डिविडेंड एक जगह और से दे सकते हैं। आप डिविडेंड दे सकते हैं जो अमाउंट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिला है। कई बार जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज में तो नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट कंपनीज को सरकार से पैसा मिलता है अपने शेयर होल्डर्स को क्या देने के लिए? डिविडेंड। तो अगर गवर्नमेंट से आपको कोई पैसा मिला है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए, तो उस पैसे से भी आप डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो डिविडेंड कहां कहां से पे होगा? प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कौन से प्रॉफिट्स? चाहे करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से दे दो, चाहे फिर फॉर प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से दे दो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब हो गया क्रेडिट बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट। जो भी आपके पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वहां से दे सकते हो। सोर्सेज ऑफ डिविडेंड में ध्यान रखना, रिजर्व्स नहीं लिखा हुआ है। रिजर्व्स में हम अलग से जाके आगे डिस्कशन करेंगे। रिजर्व्स के ऊपर हम अलग से जाके आगे डिस्कशन करेंगे। या बोथ से दे सकते हो, बोथ मतलब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से मिला के भी दे सकते हो। और उसके अलावा डिविडेंड कहां से दे सकते हैं? मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी इन परजुएंस ऑफ एनी गारंटी गिवन बाय इट। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है कि हम तुम्हें पैसा देंगे डिविडेंड देने का, तो उस पैसे से भी तुम डिविडेंड दे सकते हो। तो डिविडेंड कहां कहां से दे सकते हो? प्रॉफिट से, चाहे करंट फाइनेंशियल ईयर के चाहे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों से भी दे सकते हो। और मनी प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजी से भी आप डिविडेंड पे कर सकते हो। बोलिए यहां तक क्लियर है? अब इन्होंने बोला जब आपको डिविडेंड पे करना हो, जब आपको क्या पे करना हो? डिविडेंड। तो डिविडेंड प्रॉफिट जो डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद आएंगे उन्हीं प्रॉफिट्स में से पे होगा। ये नहीं कि आप डेप्रीशिएशन माइनस ही नहीं करो और प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन वाले अमाउंट से डिविडेंड पे कर दो। लॉ बोला दैट इज नॉट अलाउड। पहले आपको प्रॉफिट में से डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट में से डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा उस नेट अमाउंट से आप क्या पे करोगे? डिविडेंड पे करोगे। समझ में आया? तब डिविडेंड कहां से पे करोगे? इसमें आता है पहला पॉइंट, मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स। तो इसमें लिखा है डेप्रीशिएशन शैल बी प्रोवाइडेड सो एज टू कंप्यूट द प्रॉफिट्स। इस लाइन का इंप्लीकेशन यह है कि डिविडेंड कैन बी पेड, डिविडेंड कैन बी पेड ओनली फ्रॉम प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रीशिएशन। जो प्रॉफिट्स आपके आफ्टर डेप्रीशिएशन आएंगे उन्हीं प्रॉफिट्स में से आप डिविडेंड पे कर सकते हो। डिविडेंड क्या लिखा है? डेप्रीशिएशन शैल बी प्रोवाइडेड सो एज टू कंप्यूट द प्रॉफिट्स। सिंपल सा लिखा हुआ है डिविडेंड कैन बी पेड ओनली फ्रॉम प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रीशिएशन। बोलिए आया? अब इन्होंने बोला
जब आप कंपनी के प्रॉफिट्स निकालोगे तो कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर किसी भी तरह का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। बोले आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से या रिवैल्यूएशन रिजर्व से डिविडेंड पे नहीं कर सकते। बोले कंपनी के प्रॉफिट में अगर कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इंक्लूडेड है या किसी भी प्रकार का कोई कैपिटल प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो ऐसे प्रॉफिट्स में से आपको डिविडेंड पे करना अलाउड नहीं है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या होगा? मान लो कंपनी की बैलेंस शीट में एक बिल्डिंग आ रही है 4 लाख रुपए की, लेकिन उस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए की है, तो कंपनी ने सोचा क्यों ना बिल्डिंग की वैल्यू को 1 लाख रुपए से बढ़ा दे। तो कंपनी ने जनरल एंट्री करी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाने के लिए बिल्डिंग को 1 लाख रुपए से डेबिट कर दिया। टू कंपनी ने क्रेडिट कर दिया पीएनएल को और पीएनएल के अंदर 1 लाख की प्रॉफिट दिखा दी। तो ये जो 1 लाख रुपए की प्रॉफिट पीएनएल में असेट्स को रिवैल्यू करने से आई है, ऐसे प्रॉफिट में से आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। मतलब जैसे प्रॉफिट में जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा वो माइनस कर देना, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसी में से क्या पे करना? डिविडेंड पे करना। एक और चीज लिखी है, बोले कोई भी प्रॉफिट जो अनरियलाइज्ड है, ऐसा प्रॉफिट जो भी रियलाइज ही नहीं हुआ, जो भी आपने अर्न ही नहीं किया, बोले अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनअर्न्ड प्रॉफिट से आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है सर ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है, अनअर्न्ड प्रॉफिट क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा, ब्रांच अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा, कंसाइनमेंट में भी पढ़ा होगा और ये आपने डिपार्टमेंट में भी पढ़ा होगा। मान लो कंपनी के डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को माल बेचा। डिपार्टमेंट ए का माल 1 लाख रुपए का था, उसमें उसने 10,000 का प्रॉफिट जोड़ा और 1,10,000 रुपए में डिपार्टमेंट बी को बेच दिया। तो डिपार्टमेंट ए ने 10,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया। देखा जाए तो ये प्रॉफिट एक्चुअल में तो रियलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि गुड्स तो अभी भी विद इन द कंपनी है। प्रॉफिट रियलाइज कब होगा? जब हम ये माल कस्टमर को बाहर बेच देंगे। अब मान लो ईयर एंड पे ये 1,10,000 रुपए का माल अनसोल्ड बचा है, तो ये प्रॉफिट अभी रियलाइज ही नहीं हुआ। इस प्रॉफिट पे आपको स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा, आपको जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट, सॉरी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व 10,000 रुपए। 10,000 रुपए से अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा और जो नेट अमाउंट बचेगा उसी में से आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला अगर कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, कोई अनअर्न्ड प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट कभी अर्न ही नहीं हुआ, अभी रियलाइज ही नहीं हुआ, जिसके लिए आपने स्टॉक रिजर्व बनाया है, या ऐसा प्रॉफिट जो रिवैल्यूएशन से आया है, इस प्रॉफिट को कभी यूज नहीं किया जा सकता डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए। बोलिए आया? तो उन्होंने बोला, क्या बोला? इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स, बोले प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग क्या? कोई अनरियलाइज गेन है, नोशनल गेन भी बोल सकते हो, कोई नोशनल गेन है या रिवैल्यूएशन ऑफ असेट से गेन है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का मतलब असेट की वैल्यू चेंज करना, लिखा हुआ है आगे, दैट इज एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट। कैरिंग अमाउंट वो अमाउंट होता है जो बैलेंस शीट में आ रहा है। तो एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट या लायबिलिटी की वजह से अगर आपको कोई क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो वो प्रॉफिट आपको पीएनएल में एक्सक्लूड करना है, पीएनएल में नहीं लेना है डिविडेंड देने के लिए। इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट का गेन या एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट और लायबिलिटी। अच्छा, असेट की वैल्यू में चेंज क्यों आया होगा? क्योंकि हमने असेट को उसकी फेयर वैल्यू पे मेजर किया होगा। ऑन मेजरमेंट ऑफ द असेट और लायबिलिटी एट अ फेयर वैल्यू, ये सारे प्रॉफिट्स आपको क्या करने हैं? एक्सक्लूड करने। और इनको एक्सक्लूड करके जो प्रॉफिट आएगा उसी प्रॉफिट में से आपको क्या पे करना है? डिविडेंड पे करना है। बोलिए आया? बोलिए आया क्या? तो एक तो ये याद रखना है कि जब हम डिविडेंड पे करने के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उस प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस होगा और जो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आएगा उसी में से डिविडेंड पे होगा। दूसरी बात याद रखनी है, प्रॉफिट में से आपको हटा के चलना है, एक्सक्लूड करके चलना है। कोई भी अनरियलाइज गेन, कोई भी नोशनल गेन या रिवैल्यूएशन ऑफ असेट के होने वाला गेन, उन गेन्स को हटा के जो अमाउंट बचेगा उसी अमाउंट से कंपनी क्या पे करेगी? डिविडेंड। एक चीज और इन्होंने बोली, जैसे मान लो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, मान लो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 21-22। करंट फाइनेंशियल ईयर में हमें प्रॉफिट हुए मान लो 10 लाख रुपए। तो इन्होंने बोला करंट फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट हुए
उसमें से अगर पास्ट ईयर के कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस चल रहे हैं, मान लो कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस चल रहा है, भाई 21-22 में तो हमें प्रॉफिट है, हो सकता है 20-21 में या 19-20 में या 18-19 में, यानी पुराने वाले सालों में कंपनी को लॉसेज हो। अब लेटर से उन लॉसेस का एक्यूमुलेटेड अमाउंट 2 लाख रुपए चल रहा है, तो बोले पहले करंट ईयर के प्रॉफिट में से पास्ट ईयर्स का अगर कोई लॉस है तो वो माइनस होगा, और वो माइनस करके जो नेट अमाउंट बचेगा उसी में से आप डिविडेंड पे करेंगे। तो करंट ईयर के प्रॉफिट हो गया 10 लाख, सपोज करो एक्यूमुलेटेड लॉसेस पास्ट ईयर के हैं 2 लाख, तो 10 लाख माइनस 2 लाख, जो 8 लाख रुपए का नेट अमाउंट बचेगा उसी नेट अमाउंट से क्या पे होगा, डिविडेंड पे होगा। बोलो आया। उसी तरह इन्होंने बोला हो सकता है कंपनी ने पास्ट ईयर्स में डेप्रिसिएशन माइनस ना किया हो, वैसे तो डेप्रिसिएशन माइनस करना मैंडेटरी होता है, बट हो सकता है कंपनी ने पास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया हो। तो अगर पास्ट ईयर का कोई डेप्रिसिएशन है जो अभी तक माइनस नहीं हुआ है, तो वो भी आपको करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, और वो माइनस करने के बाद फाइनली जो नेट अमाउंट बचेगा उसी अमाउंट में से आप क्या पे करोगे, डेप्रिसिएशन। अभी टैक्स में उसमें से आप पे करोगे डिविडेंड। अभी टैक्स में आपने क्या पीजीबीपी ऐड नहीं पढ़ा, अगर आप टैक्स में पीजीबीपी ऐड पढ़ते तो मैं आपको यह बताता कि जो पुराने सालों का डेप्रिसिएशन है, जो पुराने सालों में माइनस नहीं हो पाया है, उसे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। यह आप सेक्शन 32 में पढ़ेंगे ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, पर हाल फिलहाल उसको छोड़ दो, सिर्फ इतना समझो पास्ट ईयर का कोई लॉस है तो वो करंट ईयर के प्रॉफिट से माइनस होगा, पास्ट ईयर का कोई डेप्रिसिएशन है जो पास्ट ईयर में माइनस नहीं हुआ था तो वो भी करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस होगा, और उसको माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट्स बचेंगे उन्हीं में से आप क्या पे करोगे, डिविडेंड। मतलब बेसिकली प्रॉफिट में 4 बातें ध्यान रखने वाली हो गई। ये वाला पॉइंट तो बोल रहा है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करो, ये वाला पॉइंट बोल रहा है प्रॉफिट में से हटा दो नोशनल गेन, अनरियलाइज्ड गेन या कोई किसी भी प्रकार का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब ये वाला पॉइंट बोल रहा है जो भी लॉसेज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है जो नॉट प्रोवाइडेड फॉर है, नॉट प्रोवाइडेड फॉर है यानी जो पहले से माइनस नहीं हो पाए वो भी माइनस होंगे, और क्या माइनस होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ एनी प्रीवियस ईयर जो अगेन आपने प्रीवियस ईयर में प्रोवाइड फॉर नहीं किया था। तो ये क्या बोल रहा है, बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले द फॉलोइंग शैल बी सेट ऑफ, सेट ऑफ करना मतलब माइनस करना पड़ेगा अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर। ठीक है, तो कंपनी को क्या करना है, सेट ऑफ करना है करंट ईयर के प्रॉफिट में से क्या क्या, पुराने साल के लॉसेस नॉट प्रोवाइडेड फॉर, पुराने साल का डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड फॉर। बताओ आया कि नहीं आया। ये 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स, 1, 2, 3 और 4, ये 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखे कंपनी का प्रॉफिट निकलेगा, और उस प्रॉफिट में से कंपनी क्या पे कर पाएगी, डिविडेंड पे कर पाएगी। बोलिए आया कि नहीं आया। और सोर्सेज ऑफ डिविडेंड में करंट ईयर का प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, मनी प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजी है, कहीं पर भी सोर्सेज ऑफ डिविडेंड में रिजर्व नहीं लिखा हुआ है, यह बात ध्यान रखिए। बोलिए यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आगे प्रोसीड करूं, आगे प्रोसीड करता हूं। अब सर इन्होंने बोला कि कंपनीज एक्ट में आप जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का पूरा प्रोसेस गिवन है कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 2 में। तो आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, ऊपर हमने क्या पढ़ा, प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेंगे उसी में से डिविडेंड पे होगा। ये वाला पॉइंट सिर्फ इतना बोल रहा है कि जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो शेड्यूल 2 से कैलकुलेट होगा। तो डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 2। आप जो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग माइनस करोगे, बोले डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2। यहां तक आया, आगे समझो। अब सर ये पॉइंट का मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो आज की टाइम पे कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, आज के टाइम पे कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। पहले इस पॉइंट का बहुत सिग्निफिकेंस हुआ करता था। कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले हमारी कंट्री में चलता था कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 में यह रूल था कि कंपनी को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले
मैंडेटरीली अपने प्रॉफिट का 10%, अपने प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। मतलब जैसे मान लो कंपनी को 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 1 करोड़ रुपए का 10% होता है 10 लाख रुपए। तो कंपनी 1 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में से पहले 10 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा 90 लाख का, उसी में से डिविडेंड पे करेगी। पर जैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसने ये प्रोविजन खत्म कर दिया। कंपनीज एक्ट 2013 बोला कंपनी को अपने प्रॉफिट्स रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी नहीं है। कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो कंपनी का मन है तो अपने प्रॉफिट्स रिजर्व में ट्रांसफर करे, नहीं मन है तो नहीं करे। और अगर रिजर्व में ट्रांसफर कर भी रही है तो जितने मर्जी प्रॉफिट उतने करे, चाहे 10% करे, चाहे 5% करे, चाहे 2% करे। पहले तो क्या था, रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी था और परसेंटेज भी फिक्स थी 10%। अब ना तो रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी है और ना कोई परसेंटेज फिक्स है। मतलब कंपनी को अपने प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं तो करे, नहीं करने हैं तो ना करे। और अगर कंपनी को अपने प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं तो जितने मर्जी ट्रांसफर करे। क्लियर है क्या? तो ट्रांसफर टू रिजर्व अभी क्या हो गया है, ट्रांसफर टू रिजर्व इज नॉट मैंडेटरी। अब कंपनी में ट्रांसफर टू रिजर्व जितना परसेंटेज उससे ठीक लगे, सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट्स एज इट मे डीम फिट। पहली चीज तो रिजर्व में प्रॉफिट डालना ही मैंडेटरी नहीं है, और डाल भी रहे हो तो जितना परसेंटेज कंपनी को ठीक लगेगा उतना परसेंटेज डालेगी। बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस सर। कोई डाउट या क्वेरी है किसी बच्चे की? पक्का से? अब सर ये वाला पॉइंट आता है, ऊपर हमने पढ़ा कि डिविडेंड या तो करंट ईयर के प्रॉफिट से पे होगा, या डिविडेंड प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से पे होगा, या फिर मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी या एसजी से पे होगा। कहीं पे भी रिजर्व्स की बात तो हुई नहीं थी। अब कंपनीज एक्ट 2013 बोला कि ऐसा नहीं है कि आप रिजर्व से डिविडेंड नहीं दे सकते। इन्होंने बोला मान लो करंट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट्स ही नहीं हुए, या करंट ईयर में प्रॉफिट हुए पर बहुत कम अमाउंट के हुए, इनएडिक्वेट अमाउंट के हुए। मान लो कंपनी को डिविडेंड देना है 1 लाख रुपए का और करंट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट ही 10,000 का है, तो बोले अगर कंपनी को करंट ईयर में प्रॉफिट ही नहीं हुए, या करंट ईयर में प्रॉफिट हुए लेकिन वो एडिक्वेट अमाउंट के नहीं हुए, तो कंपनी को ये अलाउड है कि कंपनी डिविडेंड रिजर्व से भी पे कर सकती है। लेकिन अब सेक्शन 123 बोला कि अगर कंपनी को डिविडेंड रिजर्व से पे करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंडीशन प्रिस्क्राइब करेगी उनसे कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद ही कंपनी डिविडेंड रिजर्व से पे कर पाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंडीशन प्रिस्क्राइब करी है वो कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड है रूल 3 में। कहां प्रिस्क्राइब्ड है? रूल 3 में प्रिस्क्राइब्ड है ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि डिविडेंड जब आप रिजर्व से दे रहे हो तो रिजर्व में भी सिर्फ उन्हीं रिजर्व में से आप डिविडेंड दे पाओगे विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, एंड ओनली फ्री रिजर्व्स आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो आपको अगर रिजर्व में से डिविडेंड देना भी है तो सिर्फ फ्री रिजर्व से ही डिविडेंड दे पाओगे। फ्री रिजर्व में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व या डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये सब नहीं आता। मेरे हिसाब से आप मेरे से पूछोगे तो फ्री रिजर्व में सिर्फ और सिर्फ एक रिजर्व आता है विच इज जनरल रिजर्व। बोलिए आया? तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर देयर इज इनएडिक्वेसी या एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। बोल रहा है किसी फाइनेंशियल ईयर में या तो प्रॉफिट इनएडिक्वेट है या एब्सेंस है, मतलब प्रॉफिट हुए ही नहीं। लेकिन मान लो कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, बट अ कंपनी intends to declare dividend out of accumulated profits of previous financial year which have been transferred to the free reserve। आप उन accumulated profits में से डिविडेंड देना चाहते हैं जो किसमें ट्रांसफर हो चुके हैं? फ्री रिजर्व में। तो कंपनी दे तो सकती है, लेकिन कंपनी को उन कंडीशन से कंप्लाई करना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। लेकिन उस केस में द कंपनी शैल कंप्लाई विद रूल्स प्रिस्क्राइब बाय द सीजी। और सीजी ने इस रिगार्ड में कौन सा रूल प्रिस्क्राइब किया है? रूल 3 ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। और इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही रूल हमारे सिलेबस में है और कोई भी रूल हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है क्या?
हाँ भाई, तो सर देखेंगे इस रूल में क्या लिखा है। अभी रुक जाओ, एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा इसमें। पहले की 8 पॉइंट और पढ़ लो। 8 पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि फ्री रिजर्व के अलावा किसी भी रिजर्व से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड या पेड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व्स अदर देन फ्री रिजर्व। इसके आगे लिखो दैट इज रिवैल्यूएशन रिजर्व, that is revaluation reserve, capital redemption reserve, revaluation reserve, capital redemption reserve, debenture redemption reserve, debenture redemption reserve, debenture redemption reserve और similar reserves cannot be used or similar reserves cannot be used for repayment of dividend, cannot be used for repayment of dividend, cannot be used for repayment of dividend, cannot be used for repayment of dividend। बताइए आया क्या? बोलिए आया क्या? वेरी गुड। अब बेटा ये रूल्स हैं, इन रूल्स में ये कंडीशंस हैं। ये सारी कंडीशन अगर आप पूरी करते हो तो आप डिविडेंड किस में से दे सकते हो? फ्री रिजर्व में से दे सकते हो, नहीं तो आप डिविडेंड फ्री रिजर्व में से दे नहीं सकते हो। अब एक एग्जाम्पल बनाएंगे और एग्जाम्पल बना के इन रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? मैं फिर बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल बनाएंगे और एग्जाम्पल बना के इस क्वेश्चन, इस रूल को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं रूल 3। रूल 3 किसका पढ़ रहे हैं? ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। इसका बेटा हम लोग रूल 3 पढ़ रहे हैं। अब देखो रूल 3 क्या बोलता है समझना। सपोज करो कंपनी की बैलेंस शीट में, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल आ रही है, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल आ रही है 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच के हिसाब से कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल आ रही है मान लो 10 लाख रुपए। 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप। तो इसके हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए आ रही है। सपोज करो बैलेंस शीट के अंदर फ्री रिजर्व्स भी आ रहे हैं। सपोज करो बैलेंस शीट के अंदर क्या आ रहे हैं? बैलेंस शीट के अंदर फ्री रिजर्व्स भी आ रहे हैं और मान लो बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व आ रहे हैं 20 लाख रुपए के। कितने के आ रहे हैं? 20 लाख रुपए के आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं करंट ईयर में तो कंपनी को लॉस है, करंट ईयर में तो कंपनी को क्या है? लॉस है। मान लो ये बैलेंस शीट है, मान लो ये बैलेंस शीट है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की, ये हमारा करंट ईयर है। तो करंट ईयर 2021-22 में मैं कहता हूं कंपनी को लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का कंपनी को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कोई दिक्कत है? अब कंपनी क्या करना चाहती है? अब भाई करंट ईयर में तो लॉस है, अब करंट ईयर में लॉस है तो ऑब्वियसली बात है करंट ईयर में तो प्रॉफिट ही नहीं है डिविडेंड देने के लिए। तो कंपनी सोच रही है कि एक काम करते हैं, जो हमारे पास 20 लाख रुपए के क्या पड़े हैं? फ्री रिजर्व्स पड़े, उनसे डिविडेंड दे दें। तो बेटा रूल 3 बोले कि अगर आपको डिविडेंड फ्री रिजर्व से देना है तो पहली कंडीशन ये है कि आप ये देखो पिछले 3 सालों में कंपनी ने किस रेट से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। पिछले 3 सालों में किस रेट से कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। पहली कंडीशन क्या है? ये देखो कि कंपनी ने पिछले 3 साल में किस रेट से डिविडेंड डिक्लेयर किया है।
और उन तीनों रेट्स का एवरेज कर लो, तो करंट ईयर में जो डिविडेंड पे करोगे पिछले 3 साल की एवरेज रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूं पिछले 3 साल कौन से हो गए? करंट ईयर तो 21-22 है, तो पिछले 3 साल हो गए फाइनेंशियल ईयर 18-19 प्लस फाइनेंशियल ईयर 19-20 प्लस फाइनेंशियल ईयर 20-21, यही हो गए पिछले 3 साल। 18-19 में मैं कहता हूं डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 10%, 19-20 में मैं बोलता हूं डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 8%, और 20-21 में मैं बोलता हूं डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 12%। तो इन तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 3 कर लो। डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो क्या आ गई? एवरेज रेट आ गई ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स की एवरेज रेट क्या आई? 10 + 8 18, 18 + 12 30, 30 डिवाइडेड बाय 3 10% आ गई। तो इस साल कंपनी जो मैक्सिमम डिविडेंड पे करेगी वो 10% पे करेगी। अब ये 10% किसका हो गया? सर नॉर्मली डिविडेंड पेड अप शेयर कैपिटल पे होता है, तो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का 10% कितना हुआ है? 1 लाख रुपए। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग डिविडेंड पेबल कितना आएगा? पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग डिविडेंड पेबल कितना आएगा? पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग डिविडेंड पेबल आएगा 10 लाख रुपए की जो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 10%, यानी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग डिविडेंड पेबल आएगा 1 लाख रुपए। क्लियर है? अब इसमें कुछ बातें समझाता हूं प्रैक्टिकली। इन्होंने बोला जो आपको एवरेज करना है पिछले 3 साल का करना है। सपोज करो कंपनी को बने पिछले 3 साल हुए ही नहीं है, 2 ही साल हुए, तो 2 साल का एवरेज हो जाएगा। अगर 1 साल ही बने हुआ है तो वही एवरेज होगा। और ऐसा भी हो सकता है पिछले 3 सालों में से किसी साल कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ही ना किया हो, तो जितने साल डिक्लेयर किया उसका आप क्या कर लोगे? एवरेज कर लोगे। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है, मान लो पिछले तीनों ही सालों में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ना किया, पिछले तीनों ही सालों में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ना किया, तो बोले उस केस में फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, मतलब टोटल 3 कंडीशन है, उसमें से पहली वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी अगर पिछले तीनों ही सालों में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। बोलिए आया? अब आइए पहली कंडीशन क्या है? सर रूल्स के अंदर पहली कंडीशन क्या है? पढ़िएगा। रूल्स के अंदर पहली कंडीशन क्या है? पढ़िएगा। रेट क्या होगी डिविडेंड की? डिविडेंड की रेट क्या होगी? दिख गया क्या? रेट क्या होगी डिविडेंड की? तो रेट होगी द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शैल नॉट एक्सीड। किसको एक्सीड नहीं करनी चाहिए? शैल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट्स एट विच द डिविडेंड वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो क्या है? इमीडिएटली जो प्रीसीडिंग क्या है? 3 फाइनेंशियल ईयर्स है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की एवरेज कर लो, और जो रेट ऑफ डिविडेंड है उस एवरेज को एक्सीड करना नहीं चाहिए। बोलिए आया? आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि अगर पिछले तीनों ही सालों में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है। हाउएवर दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई to a company which has not declared any dividend in each of the immediately preceding 3 financial years। अगर पिछले तीनों ही सालों में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, तो जहां कंपनी ने पिछले तीनों ही सालों में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, बोले ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। क्लियर है क्या? अच्छा, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब आओ सेकंड कंडीशन पर। अब आओ सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन क्या है? बोले आप रिजर्व में से मैक्सिमम एक लिमिट दे दी, बोले रिजर्व में से बस आप इतना ही अमाउंट निकालोगे, उससे ज्यादा अमाउंट आप रिजर्व से निकालोगे ही नहीं। मतलब अभी डिविडेंड पे करना है तो रिजर्व से पैसा निकालना पड़ेगा ना, तो एक लिमिट दे दी कि भाई रिजर्व में इससे ज्यादा पैसा निकाल ही नहीं सकते। मैक्सिमम कितना पैसा निकाल सकते हैं रिजर्व से? मैक्सिमम अमाउंट टू बी विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स।
मैक्सिमम अमाउंट टू बी विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स। रिजर्व्स में से मैक्सिमम कितना अमाउंट निकाल सकते हो? तो बोले रिजर्व में से मैक्सिमम निकाल सकते हो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स मिला के जो टोटल आ रहा है उसका 10%। पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स मिला के जो आ रहा है उसका 10%। तो रिजर्व में से मैक्सिमम कितना अमाउंट निकाल सकते हो? 10%। 10% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का। तो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लाख। फ्री रिजर्व कितने हैं? 20 लाख। 10 लाख और 20 लाख टोटल हो गए 30 लाख। 30 लाख का 10% कितना आया? 3 लाख रुपए। सुनो मेरी बात, आगे सुनना। आगे इन्होंने बोला अब जो अमाउंट आपने रिजर्व में से निकाला उसमें से अगर करंट ईयर में कोई लॉस हुआ है तो वो सेट ऑफ करना। मैंने रिजर्व से 3 लाख रुपए निकाल लिए, 3 लाख रुपए निकाल लिए, तो बोले जो पैसा आपने रिजर्व में से निकाला उस पैसे में से पहले करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करना। तब इसमें से माइनस कर देंगे लॉस ऑफ करंट ईयर। अब करंट ईयर का लॉस क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा और नहीं गिवन है तो 0 हो जाएगा, 1 लाख रुपए। तो मैंने 1 लाख रुपीज का करंट ईयर का लॉस मान लिया। अब रिजर्व से निकाले हुए अमाउंट में से हमारे पास सिर्फ कितना बचा है? इस 2 लाख रुपए का आप डिविडेंड पे कर देना। इस 2 लाख रुपए का आप क्या पे कर देना? डिविडेंड। भाई रिजर्व से 3 लाख रुपए निकाले, 1 लाख रुपए का लॉस सेट ऑफ कर दिया, तो डिविडेंड पे करने के लिए कितना पैसा? 2 लाख। तो अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड कितना हो गया? अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड कितना हो गया? अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड हो गया 2 लाख रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड कितना हो गया? 2 लाख रुपए। मुझे बताओ अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड 2 लाख रुपए हुआ नहीं हुआ इस कंडीशन में? अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब पढ़ो, देखो दूसरी वाली कंडीशन। दूसरी वाली कंडीशन क्या है? अमाउंट ड्रॉन, रिजर्व में से कितना अमाउंट निकालना है? कितना निकालना है? द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम रिजर्व शेल नॉट एक्सीड 1/10। 1/10 यानी 10%। 10% किसका? ऑफ द सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो, उसके अकॉर्डिंग पेड अप कैपिटल देख लो, फ्री रिजर्व देख लो और उसका 1/10 अमाउंट आप रिजर्व में से निकाल लो। बोलो आया? फिर जो अमाउंट निकाला उसमें से पहले क्या सेट ऑफ करोगे? करंट ईयर के लॉस। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ अमाउंट ड्रॉन। यूज ऑफ अमाउंट ड्रॉन। तो द अमाउंट सो ड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व shall first be utilized to set up the losses incurred in उस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर करे, यानी करंट ईयर, इन फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द डिविडेंड इज डिक्लेयर। तो इन्होंने बोला जो भी आपने रिजर्व में से अमाउंट निकाला उस अमाउंट को कैसे यूज करना है? उस अमाउंट में से पहले आपको क्या करना है? सेट ऑफ करना है लॉसेस इनकर्ड इन फाइनेंशियल ईयर फॉर विच डिविडेंड इज डिक्लेयर। बताइए आया कि नहीं आया? आ गया। हालांकि ये बुक के अंदर बी और सी कंडीशन मिला के अलग अलग लिखी हुई है, लेकिन मैंने साथ में ये एक कंडीशन मिला के पढ़ाई है आपको। क्लियर है? आगे पढ़ो। उसके बाद इन्होंने बोला कि आपको रिजर्व्स में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। आपको रिजर्व्स में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? इन्होंने बोला थर्ड कंडीशन आई मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इन रिजर्व्स। मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इन रिजर्व्स। बोले आपको हमेशा रिजर्व्स में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। बोले आपको हमेशा रिजर्व्स में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। कितना मिनिमम बैलेंस बोले आपको रिजर्व में मेंटेन करना है? बोले जो भी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व मिला के टोटल आ रहा है उसका 15%। उसका 15%। 15% इज द मिनिमम बैलेंस दैट हैज टू बी मेंटेन्ड इन रिजर्व।
मतलब रिजर्व में मिनिमम इतना पैसा तो होना ही चाहिए। 15%, 15% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। तो बेटा पेड अप शेयर कैपिटल है 10 लाख, फ्री रिजर्व है 20 लाख, टोटल हो गया 30 लाख। 30 लाख का 15% होता है 4.5 लाख। तो रिजर्व्स में मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन होगा? 4.5। सर ये मिनिमम बैलेंस है जो रिजर्व में रखना है, मतलब बचा हुआ अमाउंट आप क्या कर सकते हो? यूज। ये बैलेंस रखना है तो बचा हुआ तो यूज कर सकते हो। तो रिजर्व है कितने के? 20 लाख। 4.5 का मिनिमम बैलेंस रखना है तो अमाउंट अवेलेबल फॉर यूज कितना हो गया? अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड कितना हो गया? अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड कितना हो गया? डिविडेंड के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल हो गया? 20 लाख रुपए के रिजर्व है, उसमें से 4.5 लाख रुपए का आपको बैलेंस रखना है, तो अवेलेबल अमाउंट कितना हो गया? 15,50,000। अवेलेबल अमाउंट कितना हो गया? 15,50,000। हो गया कि नहीं हो गया? लॉ बोला एक काम करो, तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग अमाउंट निकाल लो। तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग अमाउंट निकाल लो। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिविडेंड आ रहा है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिविडेंड आ रहा है 1 लाख रुपए का, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिविडेंड आ रहा है 2 लाख रुपए का, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिविडेंड आ रहा है 15,50,000 रुपए का। अब लॉ बोला तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अमाउंट आएगा उसको कंपेयर कर लो, और कंपेयर करके जो विचएवर इज लेस आएगा वो अमाउंट आप पे करोगे। तब तीनों कंडीशंस को मैंने क्या कर लिया? कंपेयर। और तीनों कंडीशंस को कंपेयर करके हमने क्या कर लिया? विचएवर इज लेस। तो विचएवर इज लेस करके फाइनली अमाउंट आया दैट इज ₹1 लाख। तो फाइनली आप डिविडेंड पे कितना कर पाओगे? मैंने जो एग्जांपल बनाया इस एग्जांपल में आप फाइनली डिविडेंड 1 लाख रुपए का ही पे कर पाओगे। 1 लाख रुपए से ज्यादा का डिविडेंड आप पे नहीं कर पाओगे। तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग अमाउंट निकलता है, और इन तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग अमाउंट निकालने के बाद जो भी सबसे कम अमाउंट आता है उतने अमाउंट का डिविडेंड पे होता है। तो देखो पढ़ो क्या लिखा है। लास्ट कंडीशन, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स। कितना बैलेंस रखना था रिजर्व्स में? द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर सच ड्रॉल शेल नॉट फॉल बिलो। इससे कम नहीं होना चाहिए रिजर्व्स में बैलेंस। किससे कम? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अरे यार ये मैंने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा। सर 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, मैंने 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स कर दिया। इसको हल्का सा करेक्शन कर लो। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है ये, तो 15% ऑफ हमें क्या रखना है? ये पेड अप शेयर कैपिटल रखना है। तो पेड अप शेयर कैपिटल हमारी कितनी है? 10 लाख है। तो 10 लाख का अगर मैं 15% करूंगा तो रिजर्व्स के अंदर मिनिमम बैलेंस हमको रखना है 1.5 लाख रुपए का। जब रिजर्व्स के अंदर मिनिमम बैलेंस हमको रखना है 1.5 लाख रुपए का, तो हमारे पास अवेलेबल बैलेंस कितना हो जाएगा? अवेलेबल बैलेंस हमारे पास 18,50,000 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। अरे क्लियर है क्या? चलो, तो आपको मिनिमम बैलेंस रिजर्व्स में कितना रखना है? मिनिमम बैलेंस रखना है 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बाई एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सारी कंडीशन से कंपेयर करके जो भी सबसे लेस अमाउंट आएगा उतने लेस अमाउंट का कंपनी को डिविडेंड पे करना है। बोलो आया? ये सारी कंडीशन तब अप्लाई होंगी जब आप डिविडेंड रिजर्व्स में से दे रहे हो। अगर आप डिविडेंड रिजर्व्स में से नहीं दे रहे हो तो इन कंडीशन से कोई लेना देना नहीं। क्लियर है क्या? और एक बात याद रखना, या ये कंडीशन हमने कौन से रूल में पढ़ी? रूल 3 में। सर इस रूल 3 से कंप्लाई नहीं करना, बिना कंप्लाई करे डिविडेंड दे दो, बिना कंप्लाई करे डिविडेंड दे दो। अगर कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है और ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जिसकी 100% पेड अप शेयर कैपिटल, एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या दोनों के पास मिला के, तो इन्होंने बोला कंप्लायंस ऑफ रूल 3 इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अ गवर्नमेंट कंपनी इन विच एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी और एसजी और बाय सीजी और एसजी बोथ। आया? तो अब आपसे कोई पूछे सोर्सेज ऑफ डिविडेंड क्या है, तो आप यही बोलेंगे सोर्सेज ऑफ डिविडेंड तो करंट ईयर का प्रॉफिट, पास्ट ईयर का प्रॉफिट और
मनी रिसीव फ्रॉम सीजीएसजी है। फिर आपसे कोई पूछे रिजर्व नहीं है क्या सोर्स, बोलना रिजर्व सोर्स नहीं है। अगर रिजर्व से डिविडेंड देना है तो रूल 3 की कंडीशंस हैं, वो कंप्लाई होंगी तो दे पाएंगे। और फिर आपको ये सारी कंडीशंस बता देनी है और फिर बताना है कि अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो फिर आप रिजर्व से डिविडेंड देना, वरना मत दे। बताइए आया कि नहीं आया? आया? Yes, sir. तो बेटा आज मैं यहीं तक रखता हूं, यहां तक नहीं, इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट भी अपन ने पढ़ लिया है। इससे आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, ज्यादा पार्ट बचा नहीं है अब इस सेक्शन का। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये सेक्शन खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद में डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में 124 और 125 भी पढ़ा दूंगा। फिर इस चैप्टर के 2 सेक्शन बचेंगे जो मैं थर्ड क्लास में करा दूंगा, एंड चैप्टर विल बी फिनिश्ड। डन है क्या? चलिए, कोई क्वेरी पूछ रहा था, बताइए। क्या चीज? हाँ बिल्कुल, मतलब अगर आप प्रॉफिट और रिजर्व दोनों में से दो, जैसे मान लो आपको 10 लाख का डिविडेंड देना है, 2 लाख रुपए प्रॉफिट में से निकाल लिए, 8 लाख रुपए रिजर्व में से निकाल लिए, तो सिर्फ जो 8 लाख रुपए रिजर्व से निकालोगे उसके ऊपर ये कंडीशन चेक करनी है, और जो 2 लाख प्रॉफिट से दिया उससे कोई लेना देना नहीं।